नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल चारू चौधरी पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समास और समास के भेद के बारे में जानेंगे और स्पेशली आज हम इस वीडियो में अव्ययी भाव समास और उसके किस तरीके से उसका प्रयोग होता है, किन किन शब्दों का यूज होता है, उदाहरणों सहित मैं आपको समझाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी समास। समास क्या होता है? समास दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं वो दो शब्द? सम, धन, आस। सम का अर्थ होता है समीप और आस का अर्थ है बैठना। तो दोस्तों, जब इन दोनों शब्दों को मिलाया जाता है तो उसको कहा जाता है पास पास बैठना, मतलब समीप बैठना। इसका मतलब ये है कि जब दो शब्दों को मिलाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। देखो, यहाँ पे कई सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं, कई सारे बच्चे बोल देते हैं दो वर्णों के मेल को। जब दो वर्ण मिलाए जाते हैं तो संधि होती है, परंतु जब दो शब्दों का मिलान होता है उसे समास कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूं, आमरण। अब यहां पे क्या है? मृत्यु तक, दो शब्दों को आपस में मिलाया है। और अगर हम संधि करते हैं तो क्या होता है? दो शब्द, जैसे कि मान लीजिए ये सम और आस, दो शब्दों को मिलाया है, उसे समास कहा गया है। परंतु अगर आप दो वर्ण मिलाते, जब मान लीजिए वर्ण क्या है? ये अ, प, तो यहाँ पे क्या है? केवल ये वर्ण है। जब वर्णों को मिलाया जाता है उसे संधि कहते हैं, जहाँ शब्दों को मिलाया जाता है उसे समास कहा जाता है। तो पहली बात तो हो गई समास किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। अब देखो, बात ये आती है कि समास कितने प्रकार का होता है। देखो, समास वैसे कहा जाता है 6 प्रकार का होता है, परंतु पदों के आधार पर अगर आपके पास प्रश्न आता है कि पदों के आधार पर कितने प्रकार के समास होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं? केवल 4 होते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, सभी कहते हैं 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आपको फटाफट से मैं अभी बता भी दूंगी। परंतु अगर पदों के आधार पे होता है, पदों के आधार पे कैसे? या तो पहला पद जो है वो प्रधान होगा, या बाद का पद जो है वो प्रधान होगा, या फिर दोनों पद प्रधान होंगे, या फिर दोनों पद अप्रधान होंगे। पांचवा प्रकार कहां से आ जाएगा? नहीं आ सकता। तो 4 प्रकार पदों के आधार पे होते हैं, और वैसे 6 प्रकार कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूं। पहला है अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा, द्विगु लिख रही हूं मैं पहले, द्विगु समास। पांचवा द्वंद्व समास। छठा समास, बहुब्रीहि समास। तो देखो, जो 4 पद के आधार पे होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि ये अव्ययी होता है, तत्पुरुष होता है, और ये जो कर्मधारय और द्विगु है ना, ये तत्पुरुष के ही प्रकार माने जाते हैं, ठीक है। और फिर एक होता है द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो यहाँ पे अगर आपको ये लगता है कि कर्मधारय और द्विगु जो है उन्हें अलग भी माना जाता है, परंतु वो वास्तव में तत्पुरुष समास के ही प्रकार हैं। तो ये 6 प्रकार मैंने आपको बता दिए समास के। अभी हम देखते हैं पहला जो प्रकार है समास का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि है अव्ययी भाव समास। देखिए, आपको सबसे पहले जो चीजें ध्यान रखनी है अव्ययी भाव समास की, वो ये रखनी है कि इसमें
पहला पद, पहला पद प्रधान, पहला पद इसमें पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, मतलब मुख्य होता है पहला पद। दूसरी बात यह है, पहला पद अव्यय। देखो यहां पे मैं आपको एक बात और क्लियर करूंगी, पहला पद अव्यय होता भी है और कहीं कहीं ऐसा होता है, किताबों में आप हमेशा देखेंगे पहला पद अव्यय होता है, परंतु कभी कभी कंडीशन में दूसरा पद जो है भी अव्यय हो सकता है। वो भी मैं आपको एग्जाम्पल सहित बताऊंगी कि कैसे हो सकता है ना, क्योंकि आप किताब में देखेंगे तो आप कहेंगे कि पहला पद अव्यय है। अव्यय किसे कहते हैं ये भी आप समझ लीजिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, अव्यय और अविकारी शब्दों से रिलेटेड वीडियो भी मैंने बनाई है, अगर वो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। अव्यय वो शब्द होते हैं जिन पे वचन, काल, लिंग, कारक किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो शब्द वैसे के वैसे रहते हैं, ठीक है, तो उसे अव्यय कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला पद अव्यय होता है, परंतु कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती हैं जहां पर दूसरा पद जो है वो अव्यय होता है। तीसरी बात, उपसर्ग। इसमें जो पहला शब्द है ना, कहीं कहीं उपसर्ग का प्रयोग होता है। कैसे होता है, इधर भी मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल भी दूंगी, क्योंकि आप किताब में देखेंगे कि यहाँ पर इसमें अधिकांशतः पहला पद उपसर्ग होता है, परंतु सभी कंडीशन में नहीं होता है। ये बात भी मैं आपको जब पढ़ाऊंगी अभी ये बताने के बाद में, तब आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों नहीं होता है। क्योंकि आप किताबों में बिल्कुल देखेंगे कि एक पद जो है वो शुरुआत का वो उपसर्ग होता है, परंतु हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। चौथा है शब्द की पुनरावृत्ति, ठीक है, शब्द की जब पुनरावृत्ति होती है, मतलब एक ही शब्द बार बार आता है, तो वहां पर भी कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अभी एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो अव्ययी भाव समास है वो कभी भी बहुवचन में नहीं आएगा, बहुवचन में नहीं आएगा। कैसे, अभी आपको मैं उदाहरण देती हूँ एक एक का। सबसे पहले आ उपसर्ग वाले शब्द बताती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है आ उपसर्ग, ठीक है। आ उपसर्ग से कैसे शब्द बनेंगे, आ मरण, आ जन्म, सॉरी अलग लिख दिया, मैं आपको बताना चाह रही थी, आ जन्म, आ जीवन। तो यहाँ पे क्या है, मृत्यु तक। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, मृत्यु तक, जन्म तक, जीवन तक, है ना। तो यहाँ पे इन सब का अगर विग्रह करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अभी आप देख रहे हैं किसका कौन सा उपसर्ग लगा है, यहाँ पर हमने आ उपसर्ग लगाया है। तो एक चीज, ये बहुवचन में कभी नहीं होगा, मरणों नहीं होगा। अगर हम आ उपसर्ग को हटा देते हैं तो कभी भी दूसरा जो पद है उसमें ऐसा नहीं होगा कि वो बहुवचन हो जाएगा, आ मरणों तक, हमेशा आ मरण ही रहेगा। आ जन्मों नहीं होगा, आ जन्म ही रहेगा। कभी भी ये जब ध्यान रखिएगा, जो अव्ययी भाव समास है वो कभी भी बहुवचन में नहीं आता है, ठीक है। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि ये बहुवचन में नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे हम कहते हैं कि पहला पद जो है वही अव्यय होता है, ठीक है। पहला पद जैसे कि मैं आपको बता भी देती हूँ, यहाँ पे आ जो है उसमें चेंज नहीं आएगा। देखिए आ जो है वो वैसा का वैसा ही है। या फिर अभी मैं आपको दूसरा उपसर्ग से भी समझाती हूँ। दूसरा उपसर्ग कौन कौन सा है, जैसे कि नी उपसर्ग, ठीक है, बे उपसर्ग, या फिर निर उपसर्ग, निस उपसर्ग। तो इन शब्दों का भी जब प्रयोग होता है ना तो क्या होता है, रहित। मतलब जब भी हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, रहित जो है वो इसमें आ जाएगा। जैसे नी का निडर, डर से रहित, बेदाग, दाग से रहित, ठीक है ना। निर्विकार,
विकार से रहित। तो इस तरीके के शब्द जो हैं वो बनेंगे। यहाँ पे हमने क्या प्रयोग किया है, नी, बे, नि, निस इत्यादि उपसर्गों का प्रयोग भी किया जाता है। जो यहाँ पे मैंने तीसरा पॉइंट लिखा है ना कि इसमें पहला शब्द जो है वो उपसर्ग भी होता है, जरूरी नहीं है हर शब्दों में हो, परंतु अधिकांशतः हो सकता है जब अव्ययी भाव समास होता है तो वहां पर पहला जो पद है वो उपसर्ग हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उपसर्ग होगा ही होगा। अभी देखिए यथा जहां पे प्रयोग होता है ना वहां पे अगर विग्रह करते हैं, यथा का अगर हम प्रयोग करते हैं तो विग्रह में क्या आता है, के अनुसार या फिर जैसा। यथा का मैं आपको बताती हूं, यथा शक्ति, यथा क्रम। तो यहां पे क्या है, शक्ति के अनुसार, क्रम के अनुसार। तो यहां पे क्या हुआ, जब भी यथा लगता है तो विग्रह में के अनुसार का प्रयोग होता है। ठीक है, अभी यथा तक तो यहां बात हो गई। अभी यथा जो है, यथा क्या है, यथा भी अव्यय शब्द है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। परंतु यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण दूंगी जहाँ पे हम कहते हैं ना कि यहाँ पे पहला पद ही अव्यय होता है। तो कुछ कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसमें दूसरा पद अव्यय होता है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होता, ना लिंग का, ना वचन का, ना कारक का, किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता उस शब्द का। जैसे कि जीवन पर्यंत। अब यहाँ पे जीवन पर्यंत में जो पर्यंत है वो अव्यय है। तो ऐसा क्यों हुआ? अभी देखिए यहाँ पे सब किताबें जो कहती हैं बहुत सारी कि पहला पद अव्यय होता है, तो यही जो डाउट है आपका मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि पहला ही पद अव्यय हो, कोई सा भी एक पद अव्यय हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसमें है अव्यय भाव कि जीवन पर्यंत, मतलब जीवन तक, जब तक जीवन चलेगा तब तक की बात हो रही है। तो वहां पे क्या है, पर्यंत जो कि दूसरा पद है वो क्या है, अव्यय है। तो हो सकता है कुछ शब्द ऐसे आते हैं जहां पर क्या होता है, दूसरा पद जो है वो क्या होता है, अव्यय होता है। अब एक बात और आपको मैं बताती हूं, जीवन पर्यंत तक की तो बात हो गई। अभी क्या होता है, कई बार इस तरीके के शब्द आते हैं जैसे दिनों दिन, रातों रात। कभी आपने सुना होगा कि रातों रात उसके घर में चोरी हो गई। तो क्या होता है, जब इनका विच्छेद विग्रह किया जाता है तो विग्रह में क्या होता है, हमेशा दिन दिन, ठीक है ना, रात रात। तो मतलब रात ही रात में, यहाँ पे क्या होगा, दिन ही दिन में, रात ही रात में। तो ये क्या हो रहा है, जब एक ही शब्द की वापस से पुनरावृत्ति हो रही है, रात का वापस से रात का प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना, लूटम लूट। तो क्या है, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है वापस से, तो वहां पर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो ये बात आपको अभी समझ में आ गई। एक चीज, प्रति उपसर्ग लगाने के बाद में क्या होता है, आपको यहां पे मैं बताती हूं। जब प्रति उपसर्ग लगाया जाता है, प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति माह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो प्रति जो है ना उसका विग्रह क्या होगा, दिन दिनों नहीं होगा, दिन दिन, दिन दिन, क्षण क्षण, माह माह। तो माह माहो नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये कभी भी बहुवचन में नहीं आता है, बहुवचन जो है वो नहीं होता है। अभी देखिए, अभी ज्यादातर कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि जब भी प्रति उपसर्ग का प्रयोग होता है वहां पर क्या होता है, वहां पे अव्ययी भाव समास है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। जहां पे भी दूसरा जो पद है अगर आपका बहुवचन हो सकता है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ,
अभी आप अगर प्रति का हटाते हैं तो माह जो है माहो नहीं होगा, माह है, माह में प्रति जोड़ दिया तो प्रति माह ही रहेगा, है ना, प्रति माहो नहीं हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे एक और मैं आपको उदाहरण देती हूं, प्रति क्रिया, ठीक है। तो अभी बहुत सारे बच्चे अगर इसको देखेंगे तो कहेंगे कि ये भी अव्ययी भाव समास है, जबकि ये अव्ययी भाव समास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम क्रिया करते हैं तो प्रतिक्रियाएं भी हो सकता है कि उसकी प्रतिक्रियाएं देखी तुमने, तो यहाँ पे क्या है, ये बहुवचन हो सकता है, ये क्रिया जो है बहुवचन बन सकती है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास नहीं होगा। तो जिसको भी ये गलतफहमी है कि प्रति अगर उपसर्ग लगा है या फिर उपसर्ग आ जाता है तो वह समास जो है वह अव्ययी भाव समास होता है, वो नहीं होता। अगर ये ऐसा शब्द होता जो कि जैसे कि यहाँ पे प्रतिदिन, प्रतिदिनों नहीं हो सकता परंतु प्रतिक्रियाएं हो सकता है, तो ये बहुवचन बनता है अगर, तो ये अव्ययी भाव समास नहीं होता है। और अगर बहुवचन नहीं बन रहा है तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि यह अव्ययी भाव समास हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आई, पहला पद जो है वो प्रधान होता है, दूसरा है पहला पद अव्यय होता है, परंतु जैसे कि मैंने आपको अभी उदाहरण दिया जीवन पर्यंत, तो वहां पे दूसरा पद जो है वो अव्यय है। तो पहला पद अधिकांशतः अव्यय होता है, परंतु कुछ केस ऐसे होते हैं, कुछ जगह दूसरा पद जो है वो भी अव्यय होता है। तीसरा है उपसर्ग लगता है परंतु जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे प्रति उपसर्ग लगाया मैंने परंतु ये नहीं है, तो कुछ जगह उपसर्ग लगता है, होते हैं वो अव्यय भाव, परंतु कुछ जगह जरूरी नहीं है कि उपसर्ग लगने के बाद में वो अव्यय भाव समास ही हो। चौथा है कि शब्द की पुनरावृत्ति, बिल्कुल जब शब्द बार बार रिपीट होता है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। और पांचवी बात मैंने बताई है आपको कि आपको कैसे पता चलेगा उपसर्ग लग गया है, मान लीजिए तो बाद में अगर दूसरा जो शब्द है वहां पे बहुवचन नहीं बनना चाहिए, अगर बहुवचन बन रहा है तो वो अव्ययी भाव समास नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कैसी कैसी कंडीशन में अव्ययी भाव समास जो है वो लगाया जा सकता है। आपके लिए मैं कुछ जब सारे समास पढ़ा दूंगी उसके बाद में एक प्रैक्टिस सेट जो है वो तैयार करूंगी, और जब आप उसको क्लियर कर लेंगे, उसमें सही उत्तर दे देंगे, तब मैं मान लूंगी कि आपको सारे जो समास हैं वो अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये समास जो मैंने आपको समझाया है समास और अव्ययी भाव समास के बारे में, तो वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।